यह घटनाक्रम 18 सितंबर 2012 की रात को शुरू हुआ था। जवाहरलाल रोड में रहने वाले अतुल चक्रवर्ती और मैत्री चक्रवर्ती के घर से उनकी 12 साल की बेटी नवरुणा चक्रवर्ती का खिड़की के 3 सिंकचों को तोड़कर अपहरण कर लिया गया। 19 सितंबर को जब मां अपनी बेटी को जगाने के लिए कमरे का दरवाजा खटखटाती है और जवाब न मिलने पर बाहर जाकर खिड़की से झांकती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। बेटी कमरे में नहीं मिलती है और आसपास कॉपी किताब बिखरे हुए होते हैं। खिड़की से टूटी 3 सिंकचे इस बात की गवाही देते हैं कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। बेटी को कमरे में न पाकर दोपहर तक अतुल दंपति सगे संबंधियों के यहाँ पता लगाते हैं और अंत में कोई समाचार नहीं मिलने पर वे कुछ लोगों के साथ मुजफ्फरपुर नगर थाना पहुंचते हैं और अपनी बेटी की बरामदगी के लिए गुहार लगाते हैं। थानाध्यक्ष टालू रवैया अपनाते हुए कहते हैं, आवेदन दे दीजिए और जाकर आप भी पता लगाइए, कहीं वह खुद ही भाग गई होगी। पुलिस के इस रवैये पर अतुल चक्रवर्ती ने विनती करते हुए कहा, साहब अगर भागना होता तो वह गेट खोलकर भागती, खिड़की तोड़कर नहीं। आप पता लगाइए, कहीं देर ना हो जाए। एक पिता का मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी बेटी के साथ यह क्या हो गया। उसके ऊपर से पुलिस का टालू रवैया उनकी परेशानी और बढ़ा रहा था। कई घंटे बीत गए लेकिन पुलिस नहीं आई। अमूमन पुलिस ऐसे किसी मामले को पहले प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखती है और इस केस में भी यह हुआ। जब इस घटना की खबर शहर में आग की तरह फैली तब टाउन डीएसपी, थानाध्यक्ष, आईओ अधिकारी दलबल के साथ पहुंचे। तफ्तीश के दौरान मिली 2 डायरी ने आखिरकार इस घटना को प्रेम प्रसंग की ओर मोड़ ही दिया। डायरी में ड्रीम बॉय का जिक्र किया गया था। इसके बाद अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुसंधान की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अमित कुमार को सौंपी गई। पूछताछ हुई पर कोई नतीजा सामने नहीं आया। इधर नवरुणा के माता पिता ने आत्मदाह की चेतावनी दी। 22 अक्टूबर को डीआईजी के आदेश पर नवरुणा की बरामदगी के लिए विशेष टीम तैयार की गई पर 23 अक्टूबर को आईओ बदल गए। 26 नवंबर 2012 को नवरुणा के घर के सामने बने नाले की उड़ाही की गई जिसमें से नरकंकाल को बरामद किया गया। लोगों ने यह आशंका जताई कि कंकाल नवरुणा का हो सकता है। उस वक्त कई तरह की सवाल उठे, जैसे इस नरकंकाल से कोई दुर्गंध क्यों नहीं आई। इसका जवाब आया कि हो सकता है मृत शरीर को केमिकल ट्रीटमेंट करके फेंका गया हो। बाद में उस लाश की एबाल्मिंग की बात आई। एबाल्मिंग एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार का रसायन मृत शरीर की नसों में डाला जाता है और लाश पर उसका संलेपन भी किया जाता है। ऐसा करने से लाश जल्दी नष्ट नहीं होती और किसी प्रकार की दुर्गंध भी नहीं आती। नरकंकाल मिलने के बाद उसकी पहचान तक नहीं हो सकी कि वह लड़के की है या लड़की की। इसी बीच अतुल दंपति से डीएनए जांच की बात कही गई पर उन्होंने मना कर दिया। नवरुणा की बरामदगी नहीं होने पर शहर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। पीड़ित माता पिता से लेकर आम जनता तक पुलिस से जवाब मांग रही थी कि आखिर न्याय कब मिलेगा। लोग सीबीआई जांच की मांग करने लगे थे। माता पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह बड़े नेताओं और अफसरों को बचाने का प्रयास कर रही है। इस पर भी सवाल उठे कि जांच की गति धीमी क्यों है, पर बेबस माता पिता की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। इस आंदोलन के दौरान एक नागरिक होने के नाते 30 अक्टूबर 2012 को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अभिषेक ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से नवरुणा कांड में पहल करने की गुहार लगाई और दिसंबर के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। 7 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई और 25 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय करके राज्य सरकार और डीजीपी को हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा गया। सुनवाई की तारीख नजदीक आते आते तारीख फिर बढ़ाकर 2 महीने बाद निर्धारित की गई, मगर फिर सुनवाई नहीं होने के कारण तारीख 1 जुलाई तय कर दी गई। इससे परेशान होकर अतुल चक्रवर्ती ने अर्जेंसी लगाई और सुनवाई 7 मई 2013 को हुई। यह गौर करने वाली बात है कि संवेदनशील मामलों में जांच अधिकारियों का रवैया कितना लचीला है। माता पिता अपनी बेटी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मगर तारीख पर तारीख मिल रही है। खैर, 7 मई 2013 की सुनवाई में राज्य सरकार के वकील ने फॉरेंसिक रिपोर्ट की मौखिक जानकारी दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अधूरी ही रही, जिसके कारण जस्टिस लोढ़ा ने डीएनए जांच की बात पर आपत्ति जताई। अगली तारीख 23 अगस्त को पड़ी, मगर उस दिन भी सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद कई तारीखें गुजर गई। 10 अक्टूबर 2011, नवंबर, 25 नवंबर तारीखें गुजरती गई। इन सब तारीखों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद खुली और उन्होंने 18 सितंबर 2013 को नवरुणा मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी, मगर सीबीआई ने मुख्यमंत्री की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया।
इससे अतुल दंपति को तसल्ली हुई कि अब उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, मगर समय बीतता चला गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 3 महीने बाद सीबीआई ने 14 फरवरी 2014 को एफआईआर दर्ज की। 18 फरवरी 2014 को सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए निकली, जिसमें सीबीआई के तत्कालीन एएसपी राजीव रंजन, डीजीपी अजय कुमार, नवरुणा कांड के आईओ इंस्पेक्टर आरपी पांडे शामिल थे। सीबीआई ने घंटों अतुल दंपति से पूछताछ की, जिसमें यह बात सामने आई कि 8 कट्ठा जमीन के लिए 12 साल की नवरुणा का अपहरण हुआ। दरअसल बात यह थी कि अतुल चक्रवर्ती जमीन बेचकर कोलकाता बस जाना चाहते थे। अपने घर परिवार से सहमति मिलने के बाद उन्होंने अपनी जमीन का सौदा 1 सितंबर 2012 को 3 करोड़ रुपए में कर दिया। एडवांस रकम चुका दिए गए थे, पर इसके 18वें दिन नवरुणा का अपहरण हो गया, जिससे इसे भूमाफियाओं से जोड़कर देखा जाने लगा। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य मानवाधिकार आयोग को केस ट्रांसफर कर दिया, जो कि सीबीआई जांच शुरू होने के बाद स्थगित कर दिया गया। सीबीआई की पूछताछ और नरकंकाल की पुष्टि के लिए अतुल दंपति डीएनए जांच के लिए राजी हो गए और 25 मार्च 2014 को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में उन्होंने अपना ब्लड सैंपल दे दिया। सीबीआई की जांच चल ही रही थी कि इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि अतुल चक्रवर्ती पर सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने जमीन की बिक्री के वक्त लिए गए 21 लाख रुपए पचा लिए थे, जिसे वह अपनी बेटी के अपहरण का नाटक कर छुपाना चाहते थे। असल में बात यह थी कि जमीन का एडवांस देने वाला व्यक्ति उन पर जमीन रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाने लगा था। इस पर अतुल चक्रवर्ती हाई कोर्ट के एक वकील से सलाह लेकर जमीन रजिस्ट्री के लिए राजी हो गए। वह खरीदार जमीन की पूरी कीमत देने के लिए 2 महीने का वक्त मांगने लगा, मगर अतुल सिर्फ 15 दिन का वक्त ही देना चाहते थे। इस बात पर भी दोनों पक्षों में बहस हुई थी, जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने 1 माह का समय आवंटित किया था। इसके कुछ दिनों बाद सीआईडी ने खरीदार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उससे 3 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा गया कि आखिर इतने पैसे उसके पास कैसे आए। इस नोटिस के बाद खरीदार पीछे हटने लगा और वह सिविल कोर्ट के टाइम बॉन्ड के खिलाफ हाई कोर्ट चला गया। सिविल कोर्ट में 2 साल तक केस चलता रहा। अंततः इस मुकदमे को डिसमिसिव विथ डिफॉल्ट करार दे दिया गया। उधर हाईकोर्ट में सुनवाई का सिलसिला शुरू हो गया, मगर हाईकोर्ट ने भी इस मामले को सिविल कोर्ट के आधार पर 6 सितंबर 2016 को डिसमिस टू डिफॉल्ट कहकर खारिज कर दिया। इन तारीखों की चक्की में न्याय पिसता रहा और बेबस माता पिता आस लगाए रह गए। इस बीच छापेमारी हुई और कुछ लोग पकड़े गए, जिससे लोगों के अंदर उम्मीद जागी कि अब सीबीआई अपराधी को पकड़ लेगी, पर सभी पकड़े गए लोग सबूत के अभाव में छूट गए। इस मामले में एक नया मोड़ आया जब नवरुणा कांड के याचिकाकर्ता अभिषेक रंजन ने 30 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना दायर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुस्त पड़ी सीबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस दौरान सीबीआई ने 6 मई 2016 को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा और जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 31 अक्टूबर 2016 तक का समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली। फिर जैसे ही सुनवाई की तारीख नजदीक आई, सीबीआई ने 30 अक्टूबर 2016 को आवेदन कर 6 महीने का समय देने की गुहार लगाई और यह समय भी उसे मिल गया। अब सुनवाई 13 अप्रैल 2017 को होनी थी। इस दिन सीबीआई ने अर्जी दी कि उसे एक आदमी का नार्को टेस्ट कराना है, जिसके लिए उसे 4 महीने तक का समय चाहिए। इसके बाद सीबीआई को सितंबर तक का समय दे दिया गया। इतनी तारीखों के बाद भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और यह केस और भी पेचीदा बनता गया। सीबीआई ने एक बार फिर 6 महीने का वक्त देने की अपील की। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी के साथ मार्च 2018 तक का समय दिया। इसके बाद 20 अप्रैल को मुकदमे की सुनवाई हुई, मगर इस दिन भी सीबीआई जांच रिपोर्ट नहीं दे सकी और फिर समय की गुहार लगाकर सितंबर तक का समय मांग लिया। सीबीआई की तारीखें मीडिया की सुर्खियां बटोरती गई, पर नतीजे खोखले रहे। सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई 2 नवंबर 2018 को हुई थी, जिसमें सीबीआई ने पुनः 6 महीने का वक्त मांग लिया। सीबीआई ने 3 साल सिर्फ एक एक्सटेंशन में ही निकाल दिया। 2012 से 2019 आ गया, यानी लगभग 7 साल हो गए। आखिर उस मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सीबीआई इतने दिनों से जांच कर रही है, पर वह न किसी नतीजे पर पहुंच पा रही है और न ही उसे कोई सुराग मिला है। अतुल दंपति का कहना है कि इस केस में रसूखदारों, नेताओं और बड़े अफसरों का हाथ है। कोर्ट तारीखों के पूल बांध रही है, जिसकी नींव में न्याय पीसता जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का सहयोग करते हैं, जबकि उन्हीं के राज्य में इस तरीके की घटनाएं होती हैं जिस पर वह खामोश हो जाते हैं। नवरुणा के साथ क्या हुआ, इसका जवाब कौन देगा?
बस यही कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कृपया लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।